जय इंडियन स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9th के विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जो है उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। मतलब जब अमेरिका देश है वो स्वतंत्रता से संग्राम से कैसे अलग हुआ, मतलब अपना संघर्ष करके, उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उसे पढ़ने से पहले हम रफली नॉलेज जानेंगे कि अमेरिका का ही सिर्फ में स्वतंत्रता संग्राम क्यों पढ़ते हैं। और भी तो बहुत उपनिवेश था, मतलब और भी देश था जो अंग्रेज के कब्जे में था, उसके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उसी के बारे में क्यों, इसी को जानेंगे। देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि जो उपनिवेश था इंग्लैंड का, उस उपनिवेश में सबसे पहले अगर आज़ादी मिली तो किसे मिला था, अमेरिका का मिला था। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अमेरिका भी पूरा विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, सबसे पावरफुल वाला देश है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड, यही है इंग्लैंड, इसका लंदन यहाँ पे आपको दिख रहा है लंदन, यह इंग्लैंड। देखिए, इतना छोटा यूरोप है, यूरोप का ये इंग्लैंड है, ये इतना बड़ा पे अधिकार कर लिया था ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। देखिए, अमेरिका का बात करते हैं तो हम समझ लीजिए कि हम उत्तरी अमेरिका का बात कर रहे हैं क्योंकि ये अभी ज़्यादा डेवलप है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, इधर है, यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका है। देखिए, यूरोप का व्यक्ति जितना भी होता था, यूरोप का लोग, वो सब बहुत ही मतलब तेज दिमाग का होता था, मतलब ज़्यादा समझदार होता था। वो पूरा विश्व घूम घूम कर व्यापार करता था। और क्या करता था, व्यापार करने के ही क्रम में जिस देश में अधिक उसको मतलब आर्थिक स्थिति अच्छा लगता था वहाँ पे अपना अधिकार कर लेता था। उसी तरह अमेरिका पर भी ये अधिकार कर लिया था, और भारत पे भी किया था। इधर बहुत देश था, इधर इंडोनेशिया सब में किया था, और उसमें और भी बहुत सा देश से अधिकार करता था। एक फ्रांस भी था, और इसमें दोनों में ही हमेशा चलता रहता था टक्कर, क्योंकि वो भी यहाँ पे थोड़ा जो उसका प्रांत था उसका भी अधिकार था, फ्रांस का भी। इसी कारण ये दोनों के बीच हमेशा आपसी टकराव होता था। इसमें 7 वर्षीय युद्ध इसी के दोनों के बीच में लड़ा था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। देखिए, अब स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या होना, क्योंकि जब इसका ये नई दुनिया था, जब इसका खोज हुआ था अमेरिका का, तो यहाँ का यूरोप का ही व्यक्ति बहुत सब यहाँ से भाग भाग के यहाँ पे रहने लगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कितना कम है और व्यक्ति ज़्यादा था, इसलिए भाग भाग के वो सब अमेरिका में रहने लगा। देखिए, अब ये व्यक्ति जो था ये यूरोप का ही था, क्योंकि इसको पता था कि आज़ादी क्या है। और यहाँ पे आज़ादी आज़ादी होने के लिए इसका संघर्ष इसलिए करता था क्योंकि क्या था, इसको आज़ादी पता था क्या होता था यूरोप वाले को, क्योंकि वहाँ का ही व्यक्ति यहाँ पे था। और यहाँ का जो व्यक्ति जो शासन कर रहा था इंग्लैंड वाला, वो यहाँ पे क्या करता, अधिक टैक्स लगाता था, बहुत ही अत्याचार करता था यहाँ के व्यक्ति को। तब ये सब मिलकर क्या किया, आंदोलन किया, जिसके तहत अमेरिका को 1776 में कब हुआ, आज़ादी मिली। और 1789 में पहला कानून बना, विश्व का पहला लिखित कानून किस देश का है, अमेरिका का। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्योंकि पहला देश था, पहला एक इंग्लैंड का उपनिवेश देश था अमेरिका, जो इसको आज़ादी मिला। अब यहाँ से जब अमेरिका को आज़ादी मिला तो और सब देश में भी इसका विरोध होने लगा, जहाँ जहाँ पे ये करता था शासन, उपनिवेश था इंग्लैंड सबका। तो इससे वो मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से सबको प्रेरणा मिला, और इसी तरह धीरे धीरे सब देश क्या हुआ, आज़ादी के कगार पर आने लगा, और भारत भी आज़ाद हो गया। तो आइए अब उसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक और नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, विश्व इतिहास में आधुनिक काल का ही प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है, क्योंकि समुद्री मार्ग से क्या था, वो अमेरिका का पता लगाया था और खोजा था, इसलिए उसको नई दुनिया बोला जाता है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों का विकसित करना। देखिए, इंग्लैंड का एक ही तात्पर्य था, नए देशों को खोजना, वहाँ से व्यापार करना। अगर अधिक संपत्ति मिले तो वहाँ पर उसका उपनिवेश कर देना, मतलब कब्जा कर लेना, यही सब उसका था, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य
के माध्यम से समृद्ध बनी जा सके, क्योंकि अमेरिका के पास अधिक कच्चा माल भी था। उसकी इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की और अमेरिकी वेस्पुची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इन क्षेत्रों में अपने उपनिवेश भी बसा लिया। उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड के वर्चस्व ही स्थापित था, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का यहाँ पे वर्चस्व स्थापित था, इसलिए दोनों में टक्कर ही नहीं, आपसी टक्कर हमेशा चलता रहता था, पटरी खाता ही नहीं था, क्योंकि वो भी था तेज दिमाग का, उसको भी पता था उपनिवेश क्या होता है, आज़ादी क्या होता है, और फ्रांस को भी इंग्लैंड को, इसलिए दोनों जब होशियार था, हमेशा दोनों में टक्कर चलता रहता था और सप्तवर्षीय युद्ध चला था। 1756 से 63 तक 7 वर्ष युद्ध लड़ा। इसके तहत दोनों का आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया और लास्ट में क्या हुआ, फ्रांस का हार हो गया। फ्रांस का हार होने के बाद क्या होगा, अमेरिका को छोड़कर उसको जाना पड़ा और इसी का फ़ायदा उठा लिया वहाँ का जो यूरोपियन बसा था अमेरिका में, जो रेड इंडियन था, तो फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि पहले दोनों से लड़ना पड़ता था, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों से, लेकिन जब फ्रांस हार गया तो इंग्लैंड ही बचा। तब उसको अच्छा हो गया आज़ादी पाने के लिए, क्योंकि वो इसका क्षेत्रफल बड़ा था उसकी अपेक्षा और इसका क्षेत्रफल छोटा था। वहाँ पे सेना भी सभी जगह वो, और यहाँ पे अनजान भी था अधिक क्षेत्रों से, अधिक एरिया, तो वहाँ का अनजान था कहाँ पे क्या है, इसलिए उसका भी हार हो गया और स्वतंत्रता मिल गया अमेरिका को। लगभग उसी समय पूरे यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश सत्ता का विरोध करना, मतलब वहाँ पे जो राजा रहता था वो निरंकुश रहता था, उसको कोई मतलब रहता था, आम जनता सिर्फ अपने मगन रहता था। बंधुता ऐसे विचार लोगों के बीच, विशेष प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेश की भौगोलिक दूरी, वहाँ से निवासियों की वैचारिक भिन्नता धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः अलग अलग स्तरों पर आए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेद को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेश इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी परिणाम स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। अब देखिए कारण क्या था उसका। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला में देखिए क्या कारण है उसको जानेंगे। पहला में क्या है, उपनिवेश एवं राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। देखिए अमेरिकी नागरिक में अधिकांश लोग अंग्रेज थे। इन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था, अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसकी तरह प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। देखिए ये अमेरिका का जितना व्यक्ति था यहाँ पे ये देखिए ये है क्या, इंग्लैंड है। यहाँ पे यहीं का ही व्यक्ति कुछ था, यहाँ के क्षेत्रफल कम था। जब इसका खोज हुआ नई दुनिया अमेरिका का, तो यहाँ का ही कुछ व्यक्ति यहाँ पे आके रहने लगा और इसको पता था कि यहाँ पे कैसा सब छूट है, कितना सभी जनता को मतलब मान्यता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये शासन करता था, यहाँ पे क्या करता था, उतना भी छूट नहीं देता था जनता को, उतना अधिकार नहीं था। इसीलिए यहाँ पे क्या क्या विरोध करना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ का ही व्यक्ति था, उसको सब पता था, उसका दिमाग भी तेज था, यहाँ का ही तरह वो सोचता था और यहाँ पे अत्याचार करता था। इसीलिए क्या हुआ, दोनों आपस में ही टकराव होने लगा और यहाँ से वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। उपनिवेश के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, मतलब इंग्लैंड का राजा यहाँ पे बनाया जाता था अमेरिका में, जिन्होंने विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, मतलब अच्छा से काम नहीं करते थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेश वासियों को शासन की योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उसमें भारी असंतोष था। ये तो रहवे करेगा, क्योंकि वो अमेरिका का था, वो समझता था कि क्या होता है एक व्यक्ति का अधिकार। अब देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या था, इसको जानेंगे। देखिए उपनिवेश एवं राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेश था इसका भी अभाव था। मध्यम वर्ग का उदय,
उसके बाद भौगोलिक दूरी, एक तो दूरी वहाँ से तो बहुत दूर था, बताए थे पिक्चर में कितना दूर था। यहाँ पे है इंग्लैंड और यहाँ पे है अमेरिका, यहाँ पे बहुत दूरी हो जाता था बीच में, वो भी जाने में उसमें उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। धार्मिक सामाजिक, उसके बाद धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। उसके बाद यहाँ पे जो कौन सा धर्म था, ईसाई धर्म का वहाँ पे ज़्यादा था, बौद्ध ईसाई सबका, और यहाँ पे दूसरे धर्म वो भी दिक्कत था। 7 वर्षीय युद्ध का प्रभाव, क्योंकि 7 वर्ष जब युद्ध लड़ा दोनों कमजोर पड़ गया था। आर्थिक स्थिति मतलब रुपया पैसा संबंधित। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। उसके बाद लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। उसके बाद जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। उसके तत्कालिक कारण बोस्टन टी चाय पार्टी, ये सबसे मेन कारण था। इसी कारण अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम गूंज उठा, स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर में भौगोलिक दूरी। तो अब बताया कि दूरी कितना अधिक दूर है वहाँ से। वहाँ से अगर कोई शासन के लिए कोई को भेजेगा तो यहाँ बहुत दिन लग जाता आने में, ये भी एक कारण था। इंग्लैंड इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक है। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दोनों अलग अलग छोर पर स्थित है। चूँकि उस समय यातायात एवं संचार का अभाव था, अतः व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार को अपने उपनिवेश पर प्रणाली नियंत्रित बनाए रखने के लिए असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला, क्योंकि वहाँ से वो आएगा तब ना। और यहाँ पे क्या होता था, ये पहले से सब व्यक्ति तैयार रहता था, ये भी एक कारण था। उसके बाद देखिए धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, मतलब धार्मिक मतलब धर्म से भी वहाँ पे क्या हुआ, मतभेद होने लगा। अमेरिका उपनिवेश एवं ब्रिटेन में धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। यहाँ एक ब्रिटिश वासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। क्या होता था, चर्च को मानता था। उसके बाद दूसरा अमेरिकी, उसको बोलते थे प्यूरिटन, मतलबी, इस धार्मिक उत्पीड़न के से तबाह होकर प्रोटेस्ट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ले ली। मतलब धार्मिक वहाँ पे चल रहा था, धार्मिक मतभेद चल रहा था। इसमें एक था जो क्या करता था, धर्म में विश्वास करता, और दूसरा क्या था, धार्मिक में विश्वास नहीं रखता था। एक बोलता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उसके बाद उसमें प्रांत में उनमें आरंभ से ही जो क्या लिखा है, जुझारू रूप, मतलब हमेशा उलझता रहता था, जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिकी वासी अपने मातृदेश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिका समाज समतामूलक प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। तो ये सब यहाँ पे कारण था। देखिए इसमें धार्मिक समझिएगा तो ये क्या होता है, वहाँ पे 2 था, एक था जो धर्म विश्वास करता, दूसरा था एक था कैथोलिक और था प्रोटेस्टेंट। एक था क्या, धर्म पे विश्वास करने वाला, दूसरा नहीं था। और ये भी एक मतभेद था, जो धर्म में विश्वास नहीं मानता था उसको मतलब ज़्यादा अच्छा वरिष्ठता नहीं दिया जाता था। इसी में दोनों में झगड़ा होने से वहाँ से कुछ व्यक्ति क्या हुआ था, यूरोप से जो था अमेरिका आकर बस गया था। उसके बाद नेक्स्ट कारण 7 वर्षीय युद्ध का प्रभाव, मतलब 7 वर्ष जब युद्ध चला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो दोनों ही तबाह हो गया था, क्योंकि 1756 से 63 तक चला था। इसके बीच इस युद्ध के पूर्व उपनिवेशवादी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़ गए और थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसिस के विरुद्ध अकेले ही रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ यह भी भय समाप्त हो गया कि अब उपनिवेशवासियों को एकत्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना। मतलब जब हार गया तो अब इंग्लैंड से सिर्फ लड़ना था, क्योंकि पहले दोनों का अधिकार था अमेरिका पर। उसके था इस युद्ध की टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर प्लाट ने कहा, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता का इच्छा भड़काया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कारण
प्रगति विरोधी एवं आर्थिक नीति, मतलब प्रगति विरोधी था और आर्थिक नीति, आर्थिक नीति मतलब एक आर्थिक नीति मतलब पैसा सबसे संबंधित होता है। आर्थिक नीति जो अपनाया, गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद के बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन का अधिकार मातृदेश को है। दूसरी ओर मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिससे राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने में विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड का हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों ने विकसित हो रही मध्यम वर्ग इंग्लैंड की कुलीन वर्गीय शासन का अंत चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब 7 वर्ष से युद्ध चला था, आर्थिक स्थिति खराब हो गया था अमेरिका का, उसके कारण यहाँ पे अनाप शनाप टैक्स बढ़ने लगा, जिसके कारण यहाँ पे विरोध होने लगा। ये भी कारण था। तो देखिए आपत्तिजनक कर मतलब जो टैक्स के लिए का लायक न वो सब पे भी, खाने पीने सामान सभी टैक्स लगाने लगे, उसके लिए भी क्या होगा, युद्ध हो गया। 7 वर्ष युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। जब क्षति हुआ तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या किया, यहाँ पे अनाप शनाप टैक्स लगा दिया अमेरिका में, जिसके कारण जनता और भी मतलब तबाह उड़ गया। जिसके कारण ये भी कारण था। प्रधानमंत्री क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री ग्रेनो, क्या नाम था उसका नाम था ग्रेनविले। क्या था उस समय जब अमेरिका स्वतंत्रता संघ 65 में युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो था युद्ध हुआ था, उस समय कौन था, ग्रेनविले। प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन था, ग्रेनविले में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कक्षों एवं अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापार विरोध की भावना जग उठी, मतलब टैक्स जो लगाया, और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सही वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर, उपभोक्ता मतलब उपभोग जो करता उस पर भी क्या किया दिया, टैक्स लगा दिया। उपभोक्ता वस्तु पर कर लगा दिया। ये वस्तुएं थे कागज, शीशा, चाय, रोगन। रोगन को बोलता है पेंट करने वाला होता है घर में, उस पेंट को क्या बोलता है, रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व मतलब अगर होता है, अगर आप शासन में हमको अगर छूट नहीं दिए, प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो हम कर नहीं देंगे। तो यह वहाँ पे नारा था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था का प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और फ्रांस की क्रांति का नेता था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये दोनों ध्यान में रखिए। ये कहाँ का था, फ्रांस की क्रांति का नेता। और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं कहाँ का था, ये अमेरिका क्रांति का नारा था। उसके नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। उसके बाद देखिए क्या है, लेखक एवं प्रचारकों की भूमिका। देखिए लेखक भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, पुस्तक से मतलब सब जो होता है, खासकर जो होता है वहाँ का स्टूडेंट सब होता है, तो जो होता है अभी युवा सब, तो वो सब क्या करता है, उससे पढ़ने से उसको भी मतलब जागृति का भाव जगाता है। देश के प्रति स्वतंत्रता के भावना जगाने के लिए प्रचारकों में अहम भूमिका रही। मतलब वो भी क्या करता था, स्वतंत्रता का उजागर करता है। 1776 में स्टॉम पेन की एक लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। किसकी थी ये पुस्तक, कॉमन सेंस, थॉमस पेन का था हुई। इसके अत्यंत प्रभावकारी एवं उत्तेजित शैली की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसमें राजतंत्र की करारा प्रहार किया, मतलब राजतंत्र में कैसे कैसे अत्याचार करता उस सबको उसमें वर्णन किया। थॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों का विद्रोह करने के लिए सामर्थ्य किया, अधिकार का समर्थन किया और उसकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। ये भी था इसमें इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। मतलब उस समय जो इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय सत्ता संभालते ही अमेरिका उपनिवेश की प्रति निरंकुशता नीति अपनाया। मतलब और क्या हुआ, कठोर नीति अपना दिया अमेरिका के तहत। ये भी एक कारण था, ये क्या था, विरोध का कारण अपनाई उसकी।
यह नीति इंग्लैंड में लोकप्रिय थी। लोकप्रिय नहीं, अलोकप्रिय थी। यही वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, मतलब सब जनता का शासन हो। जब इंग्लैंड की मंत्रिमंडल में की शक्तियां बढ़ाने लगी तब जॉर्ज तृतीय की अनुत्तरीय रवैये ने उपनिवेश के साथ उत्पन्न हुए संकट को शांतिपूर्ण समाधान संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी के कारण के रूप में सामने आया। वो क्या करने लगा, जब उसको जॉर्ज तृतीय वहाँ बना तो क्या करने लगा, और वहाँ पे निरंकुश नीति अपनाने लगा अमेरिका में। और वहाँ पे क्या हुआ, और वहाँ पे तो यूरोप का ही व्यक्ति था, वो समझने लगा कि ऐसा करने पे तो और तो क्या होगा, यहाँ पे और टैक्स सब बढ़ जाएगा और दिक्कत होने लगा यहाँ पे रहने पे, जिसके कारण और भी क्या हुआ, वहाँ का संविधान जो बनाया, वो संविधान जो चाहता था कि संविधान के हिसाब से राजा बने और पद ले, जो कि इसी जॉर्ज तृतीय को अच्छा नहीं लगा कि अब कोई संविधान के अंतर्गत हमको काम करना पड़ेगा। ये भी एक कारण हो गया वहाँ पे, क्योंकि राजा तो निरंकुश होता है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट कारण, सबसे इसमें मेन कारण जो बोस्टन टी पार्टी की चाय घटना, ये सबसे इसमें मेन कारण है। उसके पढ़ते हैं 1773 में चाय कानून, क्योंकि अभी बताया चाय पर भी टैक्स लगा था, उसमें एक चाय भी था जो टैक्स लगा था, पेपर सिसाई सब पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार प्रदान करा। मतलब क्या था, सिर्फ अमेरिका में चाय बेचेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत मतलब इंग्लैंड ही बेचेगा, जिसका उपनिवेशवासियों ने ज़बरदस्ती विरोध किया। और चाय से मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति था उसने उसका विरोध किया। ये देखिए, ये घटना है बोस्टन टी पार्टी। इसमें सारी पेटियां किसमें फेंक दिया था, पानी में, यहाँ पे जो डेड इंडियन जो मूल निवासी वहाँ का था। लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ पे कुछ नागरिकों में आदिवासियों, जैसे रेड इंडियन था वहाँ का आदिवासियों जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्हें चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इन घटनाओं को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना था। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह का व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया, मतलब रोक लगा दी। इस प्रकार अमेरिका उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दी। यहाँ पे देखिए, ये जॉर्ज वाशिंगटन का ये फोटो है अमेरिका का, जो यहाँ का राष्ट्रपति भी बना। 5 सितंबर, ये डेट ध्यान में रखिए, 5 सितंबर 1774 में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने उस फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय लिया। मतलब क्या किया, जहाँ पर ब्रिटिश शासन था उस सब का शासन का विरोध किया और एक निर्णय लिया। 1875 में ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैंकिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 76 को फिलाडेल्फिया में एक दूसरी महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। मतलब दूसरा, इसमें टॉम जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया, क्योंकि वो क्या था, लेखक था। वो लेखक के माध्यम से सबको क्या करता था, स्वतंत्रता की भावना जगाता था। देखिए यहीं पे क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा कर जेफरसन द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया था। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया। जॉर्ज वाशिंगटन को क्या किया, वहाँ का उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया। बाद में यही वहाँ का राष्ट्रपति बना था गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता की दूसरी संग्राम की पूरी तरह से आरंभ हो गया। 3 जनवरी 1883 को पेरिस की संधि हुआ और समाप्त हुआ। 1787 में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 में लागू हुआ। वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो पूछेगा अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन, इसको दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ युद्ध के बाद। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तत्कालिक एवं दीर्घकालीन परिणाम दोनों का निर्णायक थे। उसके बाद देखिए, ब्रिटेन का एक सीमित परिवेश हाथ से निकल गया। जब उसको छूटा था, क्या हुआ, सीमित प्रदेश हाथ से निकल गया, क्योंकि 13 उसमें उसका जगह था, उसमें 13 साम्राज्य था, उसमें छोटा छोटा अटलांटिक महासागर उपनिवेश था। अटलांटिक महासागर के पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसमें पूरे विश्व को प्रभावित किया। पूरे विश्व में ये आज़ादी का गूंजने लगा। उसके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यिक प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसे एडम स्मिथ लेसेस फायर मुक्त व्यापार के सिद्धांत
को मजबूत किया। तो ये ध्यान रखिए, एडम स्मिथ क्या था, अर्थशास्त्र का ये पिता कहा था। इसमें द वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लिखा था, और इसमें लेसेस फायर मुक्त व्यापार के सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटेन की का दो हार का दोष जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों के मत्थे बढ़ बढ़ा गया। फलतः तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का अपना सपना चूर हो गया। लॉर्ड नॉर्थ का बर्खास्त तथा अमेरिका उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। उसके बाद इंग्लैंड जल्द ही कई सुधार लाए, जैसे कि आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 में। उसके बाद कैथोलिक आयरिश लोगों का मताधिकार मिला, मतलब वो सब भी मत दे सकता था। उसके बाद आयरिश वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। उसके बाद घ नंबर का क्या है, इस प्रकार समिति स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और वर्चस्व भी बढ़ा। सीमित स्वतंत्रता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व भी बढ़ गया। उसके बाद 4 नंबर क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में अमेरिका सैनिक ने भाग लिया, अतः वे भी स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता का जागरूक करने का प्रयास किया। और दूसरी ओर फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे स्वतंत्रता मिला तो वहाँ पे देश में भी जाने के बाद वहाँ का भी जनता के प्रति अच्छा उसको सूझा इंग्लैंड को। उसके बाद राजनीति में जनता का भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली, और मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता भी स्वीकार मिला। तो मौलिक अधिकार कहाँ का देन है, ये अमेरिका का ही देन है, जो भारतीय संविधान में अभी भी लागू है, तो अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य बोलेगा तब रूस से। उसके बाद शायद विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 में लागू हुआ, जिनमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। उसके बाद अमेरिकी गणतंत्र तथा वहाँ मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। उसके बाद वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार में से वंचित रखा। मताधिकार का अधिकार संपत्ति को बनाया, जिससे उचित नहीं था। अभी क्या है, यहाँ पे वयस्क मताधिकार है भारत में, जो 18 साल से ऊपर है वो क्या करता है, वोट दे सकता है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ। पहली बार लिखित संविधान शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था मूल आधार माने गए। इस सिद्धांत के प्रसार यूरोप में हुआ, और फ्रांस के राजक्रांति मतलब फ्रांस का क्रांति 1789 में इन सिद्धांतों का मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया गया। मतलब यहीं से उसका क्या हुआ, स्वतंत्रता की लहर दौड़ा, और यहाँ पे भी क्या हुआ, विरोध होने लगा और पूरा विश्व में फैल गया। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का प्रभाव। देखिए औद्योगिकरण का प्रभाव क्या हुआ, जब अमेरिका वहाँ पे आज़ाद हुआ तो अमेरिका में कच्चा माल का कोई कमी नहीं था, क्योंकि वो इंग्लैंड सब क्या करता था, यहाँ से सभी कच्चा माल लेकर उपनिवेश था इंग्लैंड का, और वहाँ पे क्या करता था, अपना कोठली भरता था, और क्या करता, आर्थिक स्थिति से मजबूत होता था। कौन, यूरोप। अब जब वो सब चला गया तो अमेरिका में पहले से कच्चा माल था, तो ये अमेरिका क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होने लगा, मतलब आर्थिक स्थिति यहाँ पे अच्छा होने लगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय ही पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक क्रांति के नवनिर्माण अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाएं का उदय हुआ। अब यहाँ की नई संस्कृति विकसित हुए। अनेक उद्योग धंधे, कल कारखाने का निर्माण के लिए कच्चे माल पहले से ही मौजूद था। औद्योगिकरण की फलतः कृषि को भी प्रोत्साहन मिला, तथा आर्थिक क्षेत्र में क्षतिपूर्ति उन्नति हासिल हुई। परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। अब समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल था, सिर्फ उसको यूज करना था, जिससे कारखाना लगने से बाद क्या हुआ, आर्थिक स्थिति उसका मजबूत हो गया। और अभी क्या है, सबसे संपन्न राष्ट्र है अमेरिका। इंग्लैंड ऐसे क्यों असफल हो गया इस युद्ध में, उसको जाने। देखिए इंग्लैंड की असफलता का कारण
के कारण क्या क्या कारण था? देखिए, इंग्लैंड में काफ़ी यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था एवं विश्व में अनेक अनेक कई उपनिवेश भी थे, मतलब बहुत से देशों में अधिकार किया था, परंतु उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? इंग्लैंड की असफलता निम्न कारण थे, मतलब क्या कारण था जो हार गए युद्ध? तो इसमें देखेंगे पहला कारण क्या था? अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर पार पार 3,000 मील दूर पर स्थित थे, अतः वहाँ से समय से सेना एवं राशद पहुँचाने में कठिनाई होती थी। और दूसरी, अमेरिकी भौगोलिक स्थिति भी अंग्रेजों के सैनिक से परिचित, मतलब वहाँ का जो लोकेशन था, एरिया, उसका ही पता नहीं था और उतना दूरी भी था, क्योंकि हम दिखाए थे कितना दूरी है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये यूरोप, इंग्लैंड यहाँ पे है और यहाँ पे अमेरिका, कितना दूरी, इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ये पानी से जाना पड़ता था। आप देख लीजिए, अगर बिहार का है आप यहाँ पे, तो ये बिहार है, यहाँ से दिल्ली जाने में कितना दिन लगता है? 1 दिन लग जाता है, 1 रात। तो अब सोच लीजिए यहाँ पे ये इतना सा दूर में, इतना दूर में कितना जाने लगता था उस समय, इतना फास्ट उसमें जितना भी स्टीमर था, नाव सब जो था, जहाज नाव, वो सब इतना स्पीड नहीं था, तो बहुत दिक्कत होता था यहाँ से यहाँ जाने में, ये भी कारण था, बहुत ही दूरी पड़ जाता था। तो दूसरा नंबर कारण क्या है? शक्ति नज़रअंदाज किया गया और अधिकांश अंग्रेज से इसके गृह युद्ध समझते थे, मतलब जब युद्ध होता था यहाँ समझता था गृह युद्ध अपने झगड़ा कर रहा है, लेकिन वो क्या किस लिए कर रहा था? उसको आज़ाद करने के लिए अमेरिका कर रहा था, ये भी उसको झूठ था, क्योंकि वो गृह युद्ध समझ के छोड़ दिया उसको। उसके बाद उपनिवेश वासियों का एकता एवं उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कहाँ का नागरिक? यहाँ का, अमेरिका का। उसके बाद ब्रिटिश सेनापति कुछ सामाजिक के भले थे, सामरिक भूले की, क्या क्या भूल किया था? सामरिक भूल की। उसके बाद ब्रिटिश राजनेता के बीच गंभीर मतभेद क्या था? गंभीर मतभेद होने लगा। जॉर्ज द्वितीय की हठ धार्मिकता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे, मतलब वो क्या था? निरंकुश था, हठ धर्म नहीं था, उससे भी अलग हो गया। धर्म को, जहाँ पे कोई भी संसद में धर्म का बात होगा तो वहाँ पे पक्का है कि झगड़ा होना निश्चित है, ये भी कारण था। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, मतलब दूसरा उसको सहायता नहीं मिला। अमेरिकी उपनिवेश को विदेश सहायता प्राप्त हुई, मतलब दूसरा देश उसको सहायता करने लगे। उसके बाद विशेष कर फ्रांस के उपनिवेशवासियों को जन धन से भी काफ़ी मदद मिली, क्योंकि फ्रांस उसमें हार गया तो उसका साथ देने लगा, वहाँ पे क्या हुआ? उसको सहायता मिली। अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सुयोग्य सेना मिल गया, जिससे बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। अब जानेंगे ये 13 उपनिवेश जो था जिसपे अमेरिका का अधिकार था, उसमें ये सबका नाम है यहाँ पे। न्यू हैम्पशायर, उसके बाद मैसाचुसेट्स, उसके बाद रेड आयरलैंड, कनेटिकट, उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये सब क्या, ये पूर्वी हिस्सा में, हम बताते हैं यहाँ पे दिखाते हैं, ये सब जितना भी सब कहाँ पे, ये पूर्वी हिस्सा में। उसके बाद वर्जीनिया है, ये सब है, मैरीलैंड है, ये सब कहाँ है? पूर्वी हिस्सा में। इतना ये 13 उपनिवेश है, सभी आपको यही पूर्वी हिस्सा में मिल जाएगा, यहीं पे आप गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हैं, जितना भी यहाँ सब आपको मिल जाएगा, 13 में जितना था उपनिवेश, जिसमें ये सब वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलाइन है, ये दक्षिणी कैरोलाइन है, और जॉर्जिया, ये सब कहाँ पे? ये सबको पूर्वी, ये क्या है? फ्लोरिडा प्रांत है, कहाँ पे? यहाँ पे मिसाइल सब छोड़ता है अमेरिका। तो आप देख ली कौन कौन सा प्रांत है जहाँ पे इंग्लैंड का मतलब वर्चस्व था। और इसमें अब क्या है? अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।